कहीं दूर किसी बड़ी घड़ी ने 12:30 बजाए और उसी पल ब्यूक कार फुटपाथ के किनारे आके रुकी। छत पर बारिश की आवाज तेज ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। शेफ बोला, धत तेरे की, कैसी मनहूस रात है। तुम्हें क्या चिंता है? कोई आसपास नहीं है। डफी ने खिड़की का शीशा नीचे उतारते हुए और अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा। बारिश की ठंडी और नुकीली बूंदों ने उसे छुआ। उसने सुनसान सड़क को दोनों तरफ देखा, फिर शीशा चढ़ाया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गिलरॉय उसके पीछे था। शेफ, तुम कार में ही रहो, गिलरॉय ने कहा। शेफ ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। मेरे लिए यही सही है, उसने कहा। उसने अपने ओवरकोट की जेब से एक लूगर पिस्तौल निकाली और उसे अपने घुटनों पर रख लिया। फिर शुल्स बाहर निकला। वे तीनों फुटपाथ पार कर दफ्तरों की एक बिल्डिंग की तरफ तेजी से बढ़े। पीछे की तरफ से चलो, डफी ने कहा। वे आगे बढ़े, एक सकरी गली में मुड़े और फिर रुक गए। उनके सिर के ठीक ऊपर लोहे की इमरजेंसी फायर एस्केप सीढ़ी थी। गिलरॉय दीवार से सटकर खड़ा हो गया, अपने हाथ आगे की तरफ जोड़े और शुल्स को इशारा किया। शुल्स ने अपना पैर गिलरॉय के हाथों के प्याले में रख दिया और गिलरॉय ने उसे ऊपर उछाल दिया। शुल्स की उंगलियां बस सीढ़ी को छू ही पाई। उसने कहा, और ऊपर। गिलरॉय ने एक हल्की सी आवाज निकाली, अपने पैर जमाए और शुल्स को कुछ इंच और ऊपर उठा दिया। शुल्स की उंगलियां लोहे के पायदान पे जम गई और उसने अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। सीढ़ी चरमराई और धीरे धीरे नीचे आ गई। सबसे पहले डफी ऊपर गया, फिर गिलरॉय और फिर शुल्स। पहली मंजिल की गैलरी पर डफी एक तरफ खड़ा हो गया, जबकि शुल्स ने खिड़की खोली। उसने ये बहुत आसानी से कर लिया। वे तीनों एक अंधेरे गलियारे में दाखिल हुए। डफी ने कहा, यह फर्स्ट फ्लोर ही है। वे खामोशी से आगे बढ़े। डफी थोड़ा आगे था और बाकी दोनों उसके पीछे कुछ कदम की दूरी पे अगल बगल चल रहे थे। डफी के हाथ में एक ताकतवर टॉर्च थी, जिसका प्रकाश उसने फर्श की तरफ कर रखा था। उसने रोशनी नीचे ही रखी, लेकिन उसकी चमक से कांच के पैनल वाले दरवाजे की धुंधली परछाइयां साफ दिख रही थीं। गलियारे के आखिर में डफी ने पढ़ा, मॉर्गन नेविगेशन ट्रस्ट कंपनी। हाँ, यहीं, उसने कहा। शुल्स ने ताले की जांच की, उस पर झुका, फिर पीछे हट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, भीतर चलो। डफी ने अपनी कमर से कोट निकाली और धीरे से दरवाजा खोला, फिर वो अंदर चला गया। दफ्तर काफी बड़ा था। दीवारों के साथ स्टील की फाइलें लगी थी। वहां 3 बड़ी मेजें थी और टाइपराइटर वाली 3 टाइपिस्ट की मेजें भी थी। बीच वाली मेज पे कई टेलीफोन रखे थे। डफी ने कहा, मुझे लगता है मॉर्गन का कमरा उस तरफ है। वो दफ्तर के दूसरे छोर पर एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर चला गया। ये कमरा बाहर वाले दफ्तर से छोटा था, लेकिन अधिक शानदार था। डफी मेज के पीछे गया और बैठ गया। उसने दराजें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे सब बंद थी। उसने गिलरॉय की तरफ देखा। मुझे लगता है कि हम यहाँ किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे, वरना मॉर्गन को शक हो सकता है। मैं बस ये नोट यहाँ रख दूंगा और फिर हम निकल लेंगे। शुल्स ने ललचाते हुए कहा, हो सकता है इस जगह बहुत सारा असली माल हो। डफी ने अपनी जेब से नकली नोटों की गड्डी निकाली और उन्हें सीधा किया। वो आगे झुका, एक फ्रेम वाला कैलेंडर उठाया और उसका बैक कवर निकाला। फिर उसने नोट कैलेंडर के भीतर रखे और ढक्कन वापस लगा दिया। कैसा लगा? उसने पूछा। गिलरॉय ने सिर हिलाया। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। देखते जाओ। डफी ने टेलीफोन अपनी तरफ खींचा और एक नंबर घुमाया। जब तक घंटी बजती रही, वे तीनों बेजान से खड़े रहे। सिर्फ गिलरॉय के चेहरे पे बेचैनी दिख रही थी। उसकी बड़ी आंखें लगातार चारों तरफ घूम रही थीं। फोन उठा। इंग्लिश की आवाज आई। कौन है? वो काफी सख्त लग रहा था। डफी ने दबी आवाज में फोन पे कहा, मैंने मॉर्गन को फंसा दिया है। अगर तुम्हारे आदमी कल सुबह सुबह उसके दफ्तर जाएं, तो वे बेखौफ होकर उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। तुम कहाँ हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, ये एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। मॉर्गन के पास 25,000 के नकली नोट उसके डेस्क कैलेंडर में छिपे हैं। क्या तुम इस इल्जाम को पुख्ता बना पाओगे? इंग्लिश एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, तुम वाकई बहुत तेजी से काम करते हो, है ना? हम इसे बिल्कुल पुख्ता बना देंगे। डफी ने कहा, मॉर्गन नेविगेशन ट्रस्ट कंपनी। मुझे पता है। इंग्लिश ने धीरे से फोन रख दिया। डफी ने टेलीफोन दूर धकेला और खड़ा हो गया। चलो चलें, उसने कहा। वे दफ्तर से बाहर निकले। दरवाजा फिर से सावधानी से बंद किया। सीढ़ियों से नीचे उतरे और मूसलाधार बारिश में आ गए। शेफ अब भी वहीं बैठा अपनी बंदूक सहला रहा था। वे ब्यूक में सवार हुए और शुल्स ने इंजन चालू किया। शेफ ने पूछा, सब ठीक रहा? सब आसान था।
डफी ने सिगरेट जलाते हुए जवाब दिया। कल मॉर्गन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अंधेरे में गिलरॉय की आवाज आई। उस चालाक आदमी पे कोई भी इल्जाम मढ़ने के लिए इंग्लिश को बहुत चालाकी बरतनी होगी। डफी ने अपनी नाक से धुएं की एक बारीक लकीर छोड़ी। इंग्लिश उसे संभाल लेगा, उसने कहा। देख लेना। शुल्स ने पूछा, हम वापस जा रहे हैं ना? डफी ने सिर हिलाया। हाँ, अब सोने की जरूरत है। जैसे ही शुल्स पूर्व की तरफ बढ़ा, डेफ ने शफी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सोचा कि आज रात कोई औरत मिल जाए, तुम्हें पता है, बस उन $5,000 की खुशी मनाने के लिए। डफी ने नींद भरी आंखों से सिर हिलाया। वो ओल्गा के बारे में सोचने लगा। औरत ढूंढने के लिए ये रात वाकई बहुत खराब है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? शेफ ने उदासी से कहा। डफी ने हाँ हूं कर दी। वो चाहता था कि शेफ चुप हो जाए। शुल्स सुन रहा था। वो बोला, खुदा के वास्ते शेफ, तुम्हें औरत की क्या जरूरत है? शेफ झेंकते हुए हंसा और गिलरॉय भी उसमें शामिल हो गया। उसके पास पैसा है तो वो मजे क्यों ना करे, उसे छोड़ो, उसने कहा। वे 2 ब्लॉक तक खामोशी से चलते रहे। फिर शेफ ने डफी से पूछा, क्या तुम्हारी कोई महबूबा नहीं है? डफी ने अपना सिर हल्का सा घुमाया। सड़क की लाइटें तेजी से पीछे छूट रही थी और हर कुछ सेकंड में शेफ का चेहरा, जो उसके कंधों पर किसी शलजम की तरह टिका हुआ था, रोशनी में चमक जाता था। तुम अपनी परेशानियों के बारे में सोचो। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं अपनी फिक्र खुद कर लूंगा। बिल्कुल, शेफ ने हड़बड़ा के कहा। मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था। गिलरॉय ने बात काटी। जब तुमने इंग्लिश से बात की तो क्या उसने पैसों के बारे में कुछ कहा? डफी ने सिर हिलाया। फिर ये याद आने पे कि गिलरॉय उसे देख नहीं सकता, उसने कहा, नहीं। ब्यूक फुटपाथ के पास आई, धीमी हुई और ब्रॉन्क्स के बाहर रुक गई। शुल्स ने कहा, तुम लोग उतरो, मैं इसे गैरेज में छोड़ के आता हूँ। वे नीचे उतरे और बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर तेजी से बढ़े। बारिश उन पे बरस रही थी। गिलरॉय ने ताला खोला और वे जल्दी से भीतर दाखिल हो गए। गलियारे में अंधेरा था। गिलरॉय ने धीमी आवाज में एक गाली दी। ये पतलू जोक कहाँ मर गया? उसने दुबले आदमी के बारे में कहा था। उसे अब तक जागना चाहिए था। शायद वो पी के सो गया होगा, शेफ ने कहा। मैंने उसे अपने हिस्से में से $10 दिए थे। गिलरॉय ने अंधेरे में हाथ पैर मारकर लाइट जलाई। क्या तुम लोग ड्रिंक लोगे? उसने डफी से पूछा। डफी बोला, जरूर, मेरे पैर गीले हो गए हैं। स्कॉच का एक शॉट चल जाएगा। गिलरॉय गलियारे में बढ़ा और बार के भीतर गया। सबसे पहली चीज जो उसकी नजर में आई वो दुबला आदमी जोक था। वो अपनी पीठ के बल पड़ा था। उसके हाथ पैर फैले हुए थे और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। तभी उस छोटे आदमी की तीखी आवाज आई, हाथ ऊपर। गिलरॉय और डफी ने अपने हाथ उठा लिए। शेफ बिजली की फुर्ती से अपने घुटने के बल झुका। उसने अपनी लूगर पिस्तौल निकाली और एक ही झटके में छोटे आदमी पे गोली चला दी। दरवाजे के पीछे से निकलकर जो ने गोली चलते ही शेफ के सिर पे बंदूक के दस्ते से वार किया। शेफ हल्का सा खांसा और अपने हाथों और घुटनों के बल गिर गया। वो किसी घायल हाथी जैसा लग रहा था। डफी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब उसे मत छूना। जो ने उसे हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराया। वाह, तुम तो बड़े बहादुर निकले, उसने तारीफ के लहजे में कहा। छोटे आदमी ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा, शांति से काम लो, हिलना मत। मुझे इस बंदूक को चलाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। गिलरॉय ने अपने रबर जैसे होठों को मुश्किल से हिलाते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हमें ये बहादुर डफी चाहिए, जो बोला। क्या इसी ने क्लाई पे इल्जाम नहीं मढ़ा? खैर, यकीनन हमें ये चाहिए। मैं इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ, बस। उसने अपनी जीत की खुशी में उस छोटे आदमी की तरफ देखा। फिर वो डफी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कान तक लंबी मुस्कान थी। उसने अपने बाएं हाथ से एक झांसा दिया और फिर अपने टखनों से पूरी ताकत लगाते हुए एक जोरदार मुक्का डफी के कान पे दे मारा। डफी को इसका अंदाजा 1 सेकंड के 100वें हिस्से की देरी से हुआ। उसके सिर के अंदर कोई जैसे बम सा फटा हो। एक चकाचौंध रोशनी ने कमरे को उसकी आंखों से ओझल कर दिया। इसकी अंतड़ियां ढीली कर दो, छोटे आदमी ने दबी हंसी के साथ कहा। लगे रहो जो, फाड़ डालो इसे। जो लंबी और डरावनी चाल के साथ तेजी से डफी की तरफ बढ़ा। उसने डफी के शरीर पे हाथ रखा, उसे नीचे से पकड़ा और फर्श से ऊपर उछाल दिया। उसने डफी को बड़ी आसानी से ऊपर उठाया और तख्ते पे ऐसे पटका जैसे कोई कोयला फेंका जाता है। छोटे आदमी ने कहा, चलो इसे यहां से बाहर ले चलते हैं। जो बोला, बिल्कुल। उसने डफी को घसीट कर खड़ा किया और उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। गिलरॉय किसी मोम के पुतले की तरह खड़ा था।
बस उसकी बड़ी आंखें दहशत में इधर उधर घूम रही थी। छोटे आदमी ने उसे देखा और अपने पतले होंठ सिकोड़े। ये ले काले आदमी, उसने कहा और ट्रिगर दबा दिया। बंदूक गरजी। गिलरॉय अपने पेट पे हाथ रख के खड़ा रहा और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठने लगा। उसकी कॉफी के रंग जैसी खाल पसीने से चमक रही थी। वह बहुत धीरे धीरे नीचे गिरा, पहले घुटनों पे, फिर एक तरफ। उसका कूल्हा फर्श से टकराया और फिर उसका चेहरा भी लकड़ी के तख्ते पे जा गिरा, जिससे उसका मांस छिल गया। छोटा आदमी उसके पास खड़ा होकर जो की तरफ देखने लगा। क्या मैं इसका काम तमाम कर दूं? उसने पूछा। जो दरवाजे पे रुक गया। उसने डफी की कमीज का कॉलर पकड़ रखा था। इस साले को तड़प कर मरने दो, उसने गुर्राते हुए कहा। इस तरह ज्यादा वक्त लगता है ना? छोटा आदमी खिलखिलाया और अपनी बंदूक वापस होल्स्टर में रख ली। तुम्हारे आइडियाज बहुत कमाल के होते हैं, उसने कहा। जो को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने गलियारे में डफी को अपने साथ घसीटते हुए कहा, नहीं आते क्या? उसने अपने कंधे के पीछे से कहा, इस आवारा के साथ मुझे बहुत मजा आने वाला है। छोटा आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने सामने का दरवाजा खोला और वे दोनों मूसलाधार बारिश में बाहर निकल गए। बारिश की उस ठंडी और तेज बौछार ने डफी की चेतना वापस लौटा दी। उसने अपने पैरों को सीढ़ी पे मजबूती से टिकाया और अपने शरीर को ऊपर की ओर झटका दिया। जो अचानक रुक गया। उसने डफी को गाली दी, जिसने अंधेरे में अंधाधुंध एक मुक्का चलाया। वो मुक्का जो की नाक पे लगा। जो इतना चौंक गया कि उस बड़े बदमाश ने डफी को छोड़ दिया और पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसका एक गलत कदम पड़ा और वो लगभग गिर ही गया था। डफी तेजी से रेंग के दूर हटा। ठीक उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ से शुल्स ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शुल्स की .45 की दहाड़ 3 बार सुनाई दी। डफी ने महसूस किया कि एक गोली उसके सिर के ठीक ऊपर दीवार में जाकर धंसी। छोटे आदमी ने शुल्स पे 2 गोलियां चलाई। उसकी बंदूक की आवाज सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी, बस बहुत तेज। डफी ने अपनी कमर पे हाथ मारा और अपनी कोल्ट निकाल ली। वो साए में दुबक गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि जो कहाँ है। बारिश ने उसे अंधा कर दिया था और करीब 50 फीट दूर लगी सड़क की अकेली बत्ती सिर्फ काले साए ही पैदा कर रही थी। बंदूक थामे डफी अंधेरे में और पीछे हटने लगा। वो सड़क पार करके शुल्स के पास पहुंचना चाहता था। सड़क के थोड़ा आगे घना अंधेरा था। उसने सोचा कि अगर वहां पहुंच गया तो वो सुरक्षित रूप से सड़क पार कर पाएगा। उसका दिल उसकी पसलियों पे जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। उसे अपने भीतर उत्साह की एक लहर महसूस हो रही थी। शुल्स ने फिर से फायरिंग शुरू की। 3 तीखी आवाजें। डफी को बंदूक की रोशनी साफ दिखाई दी। वो झुककर तेजी से भागते हुए सड़क पार कर गया। कहीं दूर सड़क के आखिरी छोर से एक सीटी की हल्की आवाज आई। फिर फुटपाथ पर पुलिस के डंडे के बजने की धमक सुनाई दी। शुल्स ने उसे पुकारा, पुलिस आ गई। डफी फिर से आगे भागा, दीवार से सटकर और सायों में छिपते हुए। शुल्स ने एक दरवाजे की ओर से उसे भीतर खींच लिया। उसने कहा, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा, पुलिस वाले मुझे पहचानते हैं। डफी ने कहा, गिलरॉय मर गया है। वह ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत दूर से दौड़कर आया हो। पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे पास ऊपर से सुरक्षा है। शुल्स अंधेरे में गुर्राया, मेरी बंदूक गर्म है। डफी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बदल लो, उसने कहा, वे मेरी बंदूक की जांच नहीं करेंगे। शुल्स ने अपनी बंदूक उसे दे दी और डफी की बंदूक ले ली। उन्होंने सायरन की आवाज सुनी और एक तेज रफ्तार बंद कार मोड़ काट कर रुकी। डफी सड़क पर निकला और हाथ लहराया। कार फिसलते हुए रुक गई। कार के अंदर से 4 रोबीले चेहरे उसे शक की नजरों से देख रहे थे। उसे उन अंधेरे सायों में छिपी बंदूकों के खतरे का एहसास हुआ जो उस पर तनी हुई थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उनमें से एक बोला, ठीक है, मैं इस आदमी को जानता हूं। डफी कार के पास गया। मॉर्गन के गिरोह ने अभी अभी गिलरॉय को मार दिया है, उसने पायदान पे पैर रखते हुए धीरे से कहा। मैं वहीं था, तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। हिचकिचाते हुए 3 पुलिस वाले कार से उतरे और बारिश में अनिश्चित खड़े रहे। फिर वे मुड़े और ब्रोंक्स की ओर चल दिए। डफी ने हाथ से इशारा करके शुल्स को बुलाया और उनके पीछे हो लिया। शुल्स बड़ी सावधानी से सड़क पार करके डफी के पास पहुंच गया। अंदर पहुंचकर तीनों पुलिस वाले खड़े हो गए और गिलरॉय की लाश को देखा। फिर आगे बढ़कर शव को पैर से हिलाया। एक बोला, ये ठीक हो जाएगा, बस एक चोट है। सार्जेंट की नजर शुल्स पे पड़ी और उसका चेहरा उतर गया। डफी सार्जेंट के चेहरे पे उस नफरत को साफ देख सकता था जिसने उसकी बेरुखी की जगह ले ली थी। सार्जेंट ने पूछा, तुम कहाँ थे? डफी ने बीच में टोकते हुए कहा, ये ठीक है, ये मेरी कार गैरेज में खड़ी कर रहा था। सार्जेंट ने डफी को देखा, नाक चढ़ाई और फिर कहा, अभी के लिए तुम बच गए हो, लेकिन अपनी चाल संभाल कर चलना। उसकी आवाज में एक भयानक धमकी थी।
इसने डफी को उलझन में डाल दिया। शेफ ने हिलना डुलना शुरू किया। वो अपने बड़े अंगों को सीधा करते हुए कराते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। उसने तकलीफ में अपना सिर उठाया। डफी को लगा कि वो वहां पड़ा हुआ किसी फंसे हुए कछुए जैसा दिख रहा था। डफी ने कहा, सब ठीक है। शेफ ने उसे खाली नजरों से देखा, फिर उठकर बैठ गया और अपने सिर का पिछला हिस्सा सहलाने लगा। वो धीमी आवाज में गंदी गालियां बकने लगा। जब उसने गिलरॉय को देखा तो वो रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और डफी को देखा, फिर वो खड़ा हो गया। सार्जेंट ने एम्बुलेंस के लिए निर्देश दिए थे। वो कमरे में घूम रहा था और हर चीज को शक की नजरों से सूंघ रहा था। डफी ने शेफ से कहा, वे बारिश में भाग निकले। शेफ ने अपनी आंखों पे हाथ रखा और अपनी कनपटी को दबाया, जैसे अपनी आंखों की रोशनी को सामान्य करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी पतली आवाज में बहुत धीमे और भारी स्वर में कहा, मैं उन चूहों से बदला लूंगा, देख लेना। शुल्स पुलिस वालों को बेचैनी से देख रहा था। उसने अपने मुंह के कोने से धीरे से कहा, ये परिंदे कुछ दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहे हैं। डफी कमरे के दूसरी तरफ गया और ड्रिंक बनाने लगा। उसने कहा, जब तक तुम लोग इंतजार कर रहे हो, कुछ पीना चाहोगे? दोनों पुलिस वालों ने ऊपर देखा। उनके बेवकूफ चेहरे चमक उठे। सार्जेंट ने कहा, ये सब रहने दो, तुम बेहतर जानते हो। डफी हाथ में गिलास पकड़े हैरान रह गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने सायरन की आवाज सुनी और सफेद कोट पहने दो सहायकों ने गिलरॉय को उठाया और ले गए। सार्जेंट शुल्स के पास आया। क्या तुम्हारे पास बंदूक है? उसने पूछा। शुल्स ने डफी की कोट निकाली और उसे दे दी। सार्जेंट ने उसे परखा। उसकी आंखें संकुचित हो गई और उसके होंठ सख्त हो गए। हम इसकी जांच करेंगे, उसने कहा। हो सकता है इसका कोई पिछला रिकॉर्ड हो। डफी आगे बढ़ा और सार्जेंट के हाथ से बंदूक छीन ली। उसने सख्त आवाज में कहा, इंग्लिश से कह देना कि मैंने तुमसे ले ली है। मुझे इस तोप की अभी कुछ वक्त के लिए जरूरत है। सार्जेंट की गर्दन की लाल नसें तन गई। उसकी पानी जैसी नीली आंखें बाहर निकल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर के इशारे से बाकी दोनों को बुलाया और बाहर चला गया। जब वे चले गए तो शुल्स ने बेचैनी से कहा, ये लोग तो हमसे नफरत करते लग रहे हैं। डफी फर्श की तरफ देखते हुए माथे पे बल डालकर खड़ा रहा। फिर उसने कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। शायद इंग्लिश की पकड़ ढीली पड़ रही है। वो अपने कमरे में गया और नंबर डायल किया। जब इंग्लिश ने फोन उठाया तो डफी ने कहा, यहाँ गोलीबारी हुई है। उसकी आवाज तनावपूर्ण और तीखी थी। मॉर्गन के गिरोह ने गिलरॉय को मार दिया और मुझे खत्म करने की कोशिश की। वे भाग निकले। इंग्लिश ने कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। डफी बेरुखी से फोन पे मुस्कुराया। तुम मुझे बता रहे हो? उसने कहा। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही कड़वे लग रहे थे। तुम मुझे सुरक्षा दे रहे हो, लेकिन मुझे ये सिचुएशन पसंद नहीं आ रही। वे लोग बड़ी मुश्किल से खुद को मुझ पे हाथ डालने से रोक रहे थे। इंग्लिश ने नरमी से कहा, तुम पर कत्ल का इल्जाम है। तुम ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। डफी सामने की दीवार को तकता रहा। एक बार जब मॉर्गन रास्ते से हट जाएगा तो तुम्हारी ये सुरक्षा कब तक चलेगी? इंग्लिश ने तुरंत कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल पूरे केस की फाइलें निकलवा रहा हूं, जिससे तुम पे लगे सारे इल्जाम हट जाएंगे। देखो, कल तक तुम पूरी तरह बेदाग हो जाओगे। डफी ने कहा, हमने मॉर्गन का काम तमाम कर दिया है। क्या तुम कल मेरे बैंक खाते में 25,000 जमा कर दोगे? इंग्लिश बोला, जरूर, कल ही। जैसे ही वे मॉर्गन को पकड़ लेंगे, मैं पैसे डाल दूंगा। डफी ने अलविदा कहा और फोन रख दिया। वो खिड़की के पास गया और नीले रंग का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगा। खिड़की के शीशे से बारिश का पानी बह रहा था। उसे सड़क की बत्ती बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने पर्दा गिरा दिया और एक बार फिर टेलीफोन की तरफ बढ़ा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसकी अचानक और तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया और रिसीवर अपनी तरफ खींचा। एलिस की आवाज आई। हेलो बिल, उसने कहा। ओ गॉड, रात के करीब 2 बज रहे हैं। तुम इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? उसकी कांपती हुई आवाज आई। सैम ने अभी अभी सुना। वे कह रहे हैं कि ब्रोंक्स में गोलीबारी हुई है। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। सैम कहाँ है? उसे फोन आया था, वो हेडक्वार्टर गया है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, सुनो जान, तुम सही कह रही थी। ये सब मुझे कहीं नहीं ले जा रहा। मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। मेरे पास $19,000 जमा है और कल एक और मोटी रकम मिलने वाली है। उसके बाद मेरा काम खत्म। इंग्लिश सारे इल्जाम हटवा रहा है। सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। वो बोली, मुझे मुझे खुशी हुई। सब ठीक तो है ना बिल? डफी को लगा जैसे वो रो रही थी। देखो, उसने कहा,
कल हम एक पार्टी करेंगे, तुम, सैम और मैं। सब बहुत अच्छा होगा। और सुनो, मैं दोपहर में आऊंगा और हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। तुम जो चाहो खरीद सकती हो। खूब सज धज कर सैम को सरप्राइज देना। कैसा लगा आइडिया? उसकी आवाज में अब भी चिंता थी। उसने कहा, जब तक तुम हमारे साथ नहीं होगी मुझे चैन नहीं आएगा। गुड नाइट एलिस, उसने कहा। तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। फोन रखने के बाद वो बिस्तर के किनारे बैठकर सोचने लगा। अचानक उसके शरीर में एक हल्की सी सिरहन दौड़ गई और वो झुंझला के उठ खड़ा हुआ। लानत है, उसने कहा। शायद मेरे पैर गीले हो गए हैं। डफी अचानक चौंक कर जाग गया। कमरे के आर पार सूरज की रोशनी नीले पर्दे के किनारों से छन कर आ रही थी और दीवारों पर रोशनी की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना रही थी। टेलीफोन की घंटी बड़ी तीखी और कर्कश आवाज में बज रही थी। उसने कहा, लानत है, और फिर बिस्तर पर करवट बदल ली। कंबल को अपने कानों पे खींचते हुए उसने उस शोर को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन घंटी लगातार बजती रही। वो फिर से मुड़ा और अकड़े हुए शरीर के साथ बिस्तर से उठा। फोन उठाते हुए वो चिल्लाया, आखिर क्या मुसीबत है? दूसरी तरफ से सैम चिल्ला रहा था। वो इतना उत्तेजित था कि डफी को एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बात क्या है? सैम की आवाज रुंध गई। फिर वो थोड़ा शांत हुआ। फॉर गॉड सेक बिल, उसने कहा, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। इंग्लिश तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने तुम पे वे सारे इल्जाम मढ़ दिए हैं जो उसके हाथ लगे। डफी का शरीर पत्थर जैसा हो गया। बताओ मुझे, उसने कहा। उन्होंने मॉर्गन को नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। फिर इंग्लिश ने हेडक्वार्टर को फोन करके तुम्हारी सुरक्षा वापस ले ली। जब वो ये कर रहा था मैं वहीं था। उसने तुम्हें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। वे तुम पर ओल्गा ग्लिसन और एनाबेल के कत्ल का मुकदमा चला रहे हैं। डफी बेदम होकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके हाथ में अब भी फोन था। नीच कुत्ता, उसने कहा। सैम ने उतावली में कहा, तुम्हें बहुत सावधानी से निकलना होगा। वे इन सभी इल्जामों को साबित नहीं कर पाएंगे। डफी का मुंह तिरछा हो गया। वे मुझे सीधा जेल ले जाएंगे। क्यों? ठीक कहा ना? सैम बोला। इंग्लिश अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वे तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे गोलियों के साथ तुम्हारा पीछा कर सके। इस तरह इंग्लिश इस पूरे मामले से साफ बच जाएगा, है ना? मैं मर जाऊंगा और वो सारा कीचड़ मेरी कब्र पे उछाल देगा। अब तुम क्या करने वाले हो? सैम ने पूछा। डफी ने कहा, भागूंगा। मुझे लगता है कि मैं ब्यूक कार से निकल जाऊंगा। सैम बोला, वे अब तक तुम्हारे ठिकाने पे नजर रख रहे होंगे। ये खबर 10 मिनट पहले आई है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी होगी। डफी ने पूछा, क्या उन्हें पता है कि तुम इसमें शामिल हो? नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हें जानता हूं। अगर मैं निकल नहीं पाया तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ छिप सकता हूँ? सैम बिना हिचकिचाए बोला, बिल्कुल डफी। क्यों ना तुम यहीं आ जाओ और मामला ठंडा होने तक यहीं दुबके रहो। मैं पहले भागने की कोशिश करूंगा, डफी ने धीमे से कहा। शुक्रिया फौजी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। एलिस को मेरा प्यार देना। उसे जरूरत से ज्यादा कुछ मत बताना। उसने फोन रख दिया और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। उसने बड़ी ठंडी में भी बिना घबराए तेजी से कपड़े पहने। उसने ये पक्का किया कि पैसे उसकी जेबों में सही ढंग से बटे हुए हों। फिर अपनी टोपी उठाकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, कुंडी खोली और चुपचाप गलियारे में निकल गया। जैसे ही वो सुनसान बार में पहुंचा, उसे एक सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से करीब आ रही थी। वो बेरहुई से मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और सामने के दरवाजे की तरफ भागा। वो सड़क पे निकला और तेजी से पार कर गया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। वो किसी ऐसे आदमी की तरह चल रहा था जो अपने काम पे जा रहा हो और जानता हो कि वो थोड़ा लेट हो गया है। उसे सड़क के आखिरी छोर पर एक लंबी बंद कार मुड़ते हुई दिखाई दी। सायरन अब शांत था। वो जल्दी से गैरेज के साए में चला गया और अपनी ब्यूक कार की तरफ बढ़ा। शुल्स बोला, रुको। उसकी आवाज में एक तल्खी थी। डफी ने गौर से देखा तो पाया कि वो धुंधली रोशनी में एक बड़ी पैकर्ड कार के पीछे आधा छिपा हुआ खड़ा था। पुलिस आ रही है, डफी ने धीमी आवाज में कहा। मैं भाग रहा हूँ, साथ चलना है? शुल्स ने सिर हिलाया। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। डफी ने फिर से उसे देखा और चौंक गया। शुल्स के हाथों में एक शॉटगन थी और उसका निशाना सीधे डफी पे था। डफी ने कांपते होठों से कहा, यह क्या मजाक है? शुल्स बोला, वो सारे पैसे फर्श पे रख दो, फिर तुम भाग सकते हो। डफी ने कहा, पुलिस सड़क के उस पार ही है, तुम यहां कुछ नहीं कर सकते। शुल्स का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके हाथों के पीछे पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने कहा, बात मत करो, पैसे जल्दी नीचे रखो। डफी ने धीरे से अपना हाथ कोट के भीतर डाला। कोट बंदूक का दस्ता छूने में ठंडा लग रहा था। कोई चीज उसे वो बंदूक निकालने के लिए मजबूर कर रही थी, और वो चीज थी अपनी चीज को बचाने के लिए एक दबी हुई प्रवृत्ति।
उसकी उंगलियां दस्ते पे जम गई और उसने खुद को तैयार किया। फिर उसने एक झटके से बंदूक निकाली और उसी वक्त एक तरफ झुक गया। शॉटगन की एक तीखी और दबी हुई आवाज हुई और कोई चीज डफी की बगल में जा धंसी, जिससे वो तेल लगे कंक्रीट के फर्श पे गिर पड़ा। दर्द की सफेद गर्म लहरें उसके दिमाग तक गई, जिससे उसे मितली और चक्कर आने लगे। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस अपने सीने में उठते हुए असहनीय दर्द को महसूस कर रहा था। धुंधले रूप में उसने किसी को खुद को गाली देते हुए सुना और फिर हाथों ने उसे बेदर्दी से इधर उधर झटका। जब उसकी आंखों के सामने वो चकाचौंध रोशनी हटी तो उसने देखा कि शूल्स हाथ में बंदूक दबाए गहरे से बाहर भाग रहा था। डफी ने पैकर्ड कार के अगले हिस्से को पकड़कर खुद को खड़ा किया। उसने शूल्स को एक बार फिर दूसरी बार गोली चलाते सुना। शूल्स की बंदूक की आवाज के बाद एक और तीखी आवाज आई, क्योंकि कार में सवार पुलिस वाले ने भी गोली चलानी शुरू कर दी थी। बाकी पुलिस वाले अभी ब्रॉन्क्स इमारत के भीतर ही थे। लड़खड़ाते हुए ड्यूक कार तक पहुंचकर डफी भीतर बैठ गया और इंजन चालू किया। उसे अपनी जुबान पर खून का स्वाद महसूस हुआ और उसे खांसी आने लगी, एक ऐसी तेज खांसी जिससे उसका दिमाग उसकी खोपड़ी में हिलने लगा। वो महसूस कर सकता था कि खून उसकी बगल से रिसकर पैर से नीचे होते हुए उसके जूते में जा रहा है। स्टीयरिंग को कसकर थामे हुए उसने गियर डाला और कार सड़क पे दौड़ा दी। शुल्स अब भी एक खड़ी कार के पीछे से पुलिस वाले पर निशाना साध रहा था। जैसे ही डफी वहां से गुजरा, पुलिस वाले और शुल्स दोनों ने उस पर गोलियां चलाई। गोलियों ने खिड़की के शीशे पर मकड़ी के जाले जैसा निशान बना दिया। अपने ड्राइविंग मिरर में उसने देखा कि शुल्स ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और किसी पेड़ के कटकर गिरने की तरह जमीन पर जा गिरा। डफी के पास और कुछ देखने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि सामने मुख्य सड़क थी। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था, दोनों हाथों से स्टीयरिंग को बहुत कसकर थामे हुए और आगे की ओर झुककर, ताकि उसकी पीठ सीट से ना लगे। उसके सिर के अंदर जैसे हथौड़े चल रहे थे और उसका सीना ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हड्डियों से मांस छील रहा हो। उसने अपने निचले होठ को दांतों से दबाया और गाड़ी चलाता रहा। उसका बस एक ही विचार था, सैम के घर पहुंचना। वो ज्यादा दूर नहीं था और वहां वो सुरक्षित था। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ी देर और हिम्मत रखेगा तो वो पहुंच जाएगा। रास्तों को बदलते और घुमाते हुए उसे लगा कि उसने पीछा करने वालों को फिलहाल के लिए चकमा दे दिया है। कार में सवार पुलिस वाले के पास शुल्स की गोलीबारी के बीच ड्यूक का नंबर नोट करने का मौका नहीं रहा होगा। कम से कम डफी को यही उम्मीद थी। वो सैम मैकगायर के अपार्टमेंट के पिछले हिस्से में पहुंचा और उस सकरी गली में एक कार रोकी जो इमारत की फायर एस्केप सीढ़ियों के पास थी। वहां बैठे बैठे उसे अजीब सी गर्मी और कमजोरी महसूस हुई और वो सोचने लगा कि आखिर वो ऊपर अपार्टमेंट तक कैसे पहुंचेगा। उसका घाव अब रिसना बंद हो गया था और उसने अपने खून से सने सूट को एक फीकी मुस्कान के साथ देखा। फिर उसने पीछे झुककर अपनी सीट से अपना हल्का डस्ट कोट खींचा। इस कोशिश में उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, क्योंकि इमारत उसके सामने नशे में झूमती हुई लग रही थी। वो कुछ पल ऐसे ही बैठा रहा, फिर उसे दोबारा खांसी आने लगी, गहरी और तकलीफ देह खांसी। भारी दरवाजा खोलने में उसे काफी वक्त लग गया। वो खुद हैरान था कि वो इतना कमजोर कैसे हो गया। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, वो फौरन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दरवाजे का सहारा लेकर खुद को उठाया और धीमी आवाज में गालियां बकने लगा। उसके अवचेतन मन में दबे हुए गंदे शब्द उसके होठों से निकलने लगे। उसने खुद को संभाला और अपना खून से सना सूट छिपाने के लिए डस्ट कोट पहन लिया। फिर वो लड़खड़ाते हुए तेज कदमों से सामने की तरफ चलने लगा। वहां पहुंचने से पहले उसे 3 बार रुकना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो ऑटोमेटिक लिफ्ट में घुस गया। दरवाजा बंद किया, बटन दबाया और फर्श पे ही ढेर हो गया। लिफ्ट चरमराते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। डफी वहीं फर्श पर बैठकर छोटी छोटी सांसें ले रहा था, क्योंकि सामान्य रूप से सांस लेने पे उसे बहुत दर्द हो रहा था। एक लंबे इंतजार के बाद लिफ्ट रुकी। उसने जाली में उंगलियां फंसाकर खुद को खड़ा किया। वो वहीं लटका रहा, किसी ऐसे आदमी की तरह जिसे अपनी ताकत पर भरोसा ना हो और जो किसी समुद्री तूफान का सामना कर रहा हो। फिर उसने खुद को संभाला और हाथ हटा लिए। जाली खोलकर वो गलियारे में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। सामने ही मैकगायर का अपार्टमेंट था। वो घिसटते हुए वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। लगभग फौरन से भी पेशतर एलिस बाहर आई। उसे देखकर उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन उसकी हालत देख के उसके चेहरे पे घबराहट छा गई। बिल, ये क्या है? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे फिर से खांसी का दौरा पड़ा और वो दरवाजे के सहारे झुक गया। एलिस ने बहुत धीमे स्वर में कहा, ओह गॉड, और अपना हाथ उसके चारों तरफ डालकर उसे भीतर खींच लिया। उसने पैर से दरवाजा बंद किया और उसे लिविंग रूम से होते हुए बेडरूम तक ले गई। उसने भारी आवाज में कहा, फूल अच्छे लग रहे हैं। उसने उसे बिस्तर पे लिटाया और उसके सिर के नीचे तकिया रखा। क्या हुआ है? उसने पूछा। मुझे कुछ पीने के लिए दो जान, वो बड़बड़ाया।
उसका मुंह अचानक बहुत सूख गया था। वो लड़खड़ाते हुए दूसरे कमरे में गई और एक बोतल और गिलास के साथ लौटी। उसने उसे एक कड़क विस्की दी और पीते वक्त उसका सिर थामे रखा। उस शराब ने उसकी इच्छा शक्ति को थोड़ा जोड़ा और वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। मेरे कपड़े उतारो बेबी, उसने कहा। मेरे शरीर में कुछ गोलियां धंसी हुई है। उसे कपड़े उतारने में थोड़ा वक्त लगा। एलिस को डफी को बीच बीच में आराम करने देना पड़ रहा था, लेकिन आखिर में जब वो उसकी कमीज तक पहुंची तो जमे हुए खून को देखकर लगभग बेहोश ही होने वाली थी। डफी ने कहा, डरो मत जान। उसे पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि चोट बहुत गहरी है, बस दर्द बहुत हो रहा है। वो बाथरूम की तरफ दौड़ी और पट्टी, पानी और तौलिए लेकर लौटी। उसे कमीज को काट कर हटाना पड़ा। उसकी दाईं ओर छर्रों के 6 निशान थे। उनसे अब खून बहना बंद हो गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उन निशानों को देखती रही। उसने कहा, सुनो जान, तुम्हें ये छर्रे बाहर निकालने होंगे। मैं नहीं कर सकती, उसने कहा। मुझे नहीं पता कि कैसे। कोई चिमटी है तुम्हारे पास? तुम अपनी भौहें तो ठीक करती ही हो, है ना? डफी के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आई। उसी से कोशिश करो। उसने डफी की तरफ देखा और सिर हिला दिया। डफी बोला, ये जरूरी है बेबी। डफी के इतना कहते ही उसने एक लंबी सांस भरी और ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई। डफी ने बोतल उठाई और विस्की का एक बड़ा घूंट भरा। वो चिमटी लेकर वापस आई। डफी ने कहा, इन्हें माचिस की तीली से गर्म कर लो। जब वो ये कर रही थी, डफी ने थोड़ी विस्की और पी ली। जब तक उसने काम शुरू किया, डफी नशे में काफी धुत हो चुका था। दर्द की लहरों ने उसे जकड़ लिया और पसीना उसके चेहरे से बहने लगा, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए बिल्कुल शांत लेटा रहा। उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आखिरकार उसने एलिस को कहते सुना, मैंने सब निकाल दिए हैं। उसकी आवाज इतनी दूर से आती हुई लगी कि डफी ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। एलिस का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी बड़ी आंखें अंदर धंस गई थी। छोटी मेज का कोना पकड़े हुए वो डफी की आंखों के सामने झूलती हुई सी लग रही थी। उसने कहा, खुद को संभालो। उसने सख्त लहजे में बोलने की कोशिश की, पर आवाज कमजोर निकली। जल्दी से एक घूंट पी लो बेबी, वरना तुम बेहोश हो जाओगी। वो फर्श पर ही बैठ गई। मैं ठीक हो जाऊंगी, उसने अपना सर नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा। चिंता मत करो, बस मुझे 1 मिनट दो। कांपते हाथों से डफी ने गिलास में विस्की उड़ेली और उसकी तरफ बढ़ा दी। लो, इसे पी लो, उसने कहा। इस कोशिश में डफी का सिर चकराने लगा। उसने सुना कि पीते वक्त गिलास उसके दांतों से टकरा रहे थे। फिर वो लड़खड़ाते हुए उठी और गिलास मेज पे रख दिया। मैं अब ठीक हूं, उसने कहा। डफी बोला, अब इस पे पट्टी बांध दो और मुझे शांति से लेटने दो। वो बिस्तर पे बैठ गई। क्या किसी डॉक्टर को बुलाना सेफ होगा? उसने पूछा। डफी ने सिर हिलाया। नहीं बेबी, मैं अब कानून से भागा हुआ मुजरिम हूं। वो पट्टी काटने लगी और अपने आंसू रोकने के लिए उसने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। डफी अपनी पीठ के बल लेटा छत को ताकता रहा। शराब के असर से वो थोड़ा अचेत सा था। उसने कहा, मैं इसे टेप से चिपका देती हूँ, डफी बोला। तुम बहुत अच्छी हो। अनाड़ी हाथों से उसने पट्टी बांधी, जिसे उसने काफी हद तक ठीक से किया। डफी उसे देखता रहा और जब वो काम पूरा कर चुकी तो उसने कहा, सैम का कोई एक सूट ले आओ। उसकी आंखें फटी रह गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहां से जा रहा हूं। ओह बिल्कुल नहीं, वो बोली। तुम यहीं रुकोगे? डफी ने बेसब्री से सिर हिलाया। मैं तुम्हें इस सब में नहीं फंसाना चाहता। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पाया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी, उसने दृढ़ता से कहा। इतने कठोर मत बनो, तुम यहीं रुक रहे हो। डफी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, उसने कमजोर आवाज में कहा, बस थोड़ी देर के लिए। वो झुकी और उसके तपते माथे को चूम लिया। मुझे बहुत दुख है, उसने कहा। उसने मुश्किल से अपनी पलकें उठाई। शुरुआत मैंने की थी, मुझे लगता है इसका अंत भी ऐसा ही होना था। फिर कुछ याद आने पर उसने उतावली में कहा, मेरे कोट में देखो, वहां कुछ पैसे होने चाहिए। वो पास गई और हिचकिचाते हुए कोट की जांच की। यहाँ कुछ नहीं है, उसने कहा। डफी का मुंह तिरछा हो गया। शुल्स ने ले लिए, उसने कहा। अब चिंता करने की भी हिम्मत उसमें नहीं बची थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एलिस बोली, सोने की कोशिश करो। मेरा दाहिना जूता, उसमें $3000 छिपे हैं, वे तुम्हारे लिए हैं, उसने कहा। उसकी फिक्र मत करो। डफी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरा जूता उतारो और वो पैसे निकालो।
उसने दबाव देते हुए कहा। इस सारी मुसीबत में मेरे पास बस यही बचा है, ये तुम्हारे लिए है। उसने डफी के जूते उतारे। उसे एक जूते के भीतर मुड़े तुड़े नोटों की गड्डी मिली। उन रुपयों को हाथ में लिए वो वहीं खड़ी रही और आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। डफी ने अपना सिर वापस तकिए पे टिका दिया। तुम सही कहती थी बेबी, उसने धीरे से कहा। पैसे का कोई मोल नहीं है। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। मैं अब तुम्हें अकेला छोड़ रही हूं, तुम्हें सोना चाहिए। अगर जरूरत हो तो पुकार लेना, मैं यहीं बाहर ही हूं। वो ऊँघते हुए बोला। हाँ, सैम को मत बुलाना, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है बस थोड़ी थकान है। उसने डफी पे एक हल्का कंबल डाल दिया। डफी ने हाथ बढ़ाकर उसका ठंडा हाथ थाम लिया। मैं सच में बेवकूफ था, उसने कहा। एलिस ने अपने गले तक आ रहे रुलाई के झोंके को रोकने के लिए अपने दांतों को कस लिया। उसने डफी के सफेद और थके हुए चेहरे को देखा और अपने कांपते होठों पे एक मुस्कान लाने की कोशिश की। तुम अब ठीक हो, उसने कहा। सब भूल जाओ, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसे बिस्तर पर ही छोड़ दिया। खिड़की से आ रही बाहर की गर्मी उसे भारीपन और बेजान होने का एहसास करा रही थी। उसकी बगल का दर्द अब उतना बुरा नहीं था। वो बस सोना चाहता था। वो कितनी देर सोया उसे कभी पता नहीं चला, शायद कुछ मिनट या कुछ घंटे। लेकिन फिर वो अचानक जाग गया। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था और उसमें एक अजीब सी खतरे की घंटी बज रही थी। उसने अपना सिर उठाया और कमरे के चारों तरफ देखा, फिर खिड़की की ओर। जैसे ही उसकी नजर कांच के चौकोर टुकड़े पे पड़ी, उसे समझ आ गया कि वो जागा क्यों था। जो वो और छोटा आदमी फायर एस्केप पे खड़े उसे देख रहे थे। जैसे ही डफी ने उन्हें देखा, जो ने खिड़की ऊपर धकेली और कमरे के अंदर कदम रखा। उसने धीमी आवाज में कहा, हमने तुम्हारी गाड़ी देखी तो सोचा कि यहाँ रुकते चले। वो छोटा आदमी खिड़की की सिल पर बैठ गया। उसने डफी को देख के सिर हिलाया। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, उसने कहा। डफी ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमाई। तुम उसे तो चोट नहीं पहुंचाओगे? जो ने अपने दांत दिखाए। अगर वो बाहर ही रहती है तो नहीं, उसने अपनी आवाज नीची रखते हुए कहा। लेकिन अगर वो अंदर आई तो उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। डफी ने अपना सिर वापस तकिए पे गिरा दिया। उसने कहा, दरवाजा बंद कर दो। छोटे आदमी ने कहा, रहने दो जो, अगर वो आसानी से अंदर आ सकती होगी तो ये शोर नहीं मचाएगा। वो डफी को देख के एक क्रूर मुस्कान मुस्कुराया। जो टहलता हुआ बिस्तर के पास आया और झटके से कंबल हटा दिया। पट्टी देखकर उसका वहशी चेहरा चमक उठा। चोट लगी है, उसने कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। डफी कुछ नहीं बोला। वो बस अपनी जलती हुई आंखों से जो को घूरता रहा। जो उसके साथ जो चाहे करे, बस एलिस को सुनाई नहीं देना चाहिए। जो ने अपना हाथ बढ़ाया। डफी का शरीर अकड़ गया। फिर ये महसूस करते हुए कि अब कोई विरोध बेकार है, उसने अपनी आंखें जो के चेहरे पे टिकाए रखी। जो ने अपने हाथ में पट्टी पकड़ी और उसे एक ही झटके में उखाड़ दिया। वो छोटा आदमी खिलखिलाया। डफी ने अपने दांत निचले होठ में गड़ा दिए। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उन 6 छोटे घावों से खून फिर से रिसने लगा और डफी की पसलियों से होता हुआ चादर पर गिरने लगा। जो उसके पास बिस्तर पे बैठ गया। सुनो बहादुर, उसने कहा। पहले तुमने क्लाइव को पकड़ाया, फिर तुमने मॉर्गन को फंसाया। तुम्हें अभी बहुत कुछ झेलना है। डफी ने अपने भिजे हुए दांतों के बीच से कहा। जो करना है करो, बस जल्दी करो। छोटे आदमी ने कहा। हाँ जो, शुरू हो जाओ। जो बोला। मैं इस आदमी के एक एक पुर्जे अलग करके देखना चाहता हूं कि ये कैसे काम करता है। वो औरत अंदर आ जाएगी, छोटे आदमी ने चेतावनी दी। जो ने मुंह बिगाड़ा। मैं उसकी अंतड़ियां इस बदमाश के ऊपर बिखेर दूंगा, उसने कहा। डफी अपनी पीठ के बल लेटा छत की ओर देख रहा था। उसका चेहरा और सीना पसीने से चमक रहे थे। वो डरा हुआ था, पर खुद के लिए नहीं, एलिस के लिए। जो ने डफी के गले पे अपना बड़ा सा हाथ रखा और उसे भींच दिया। छोटा आदमी खिड़की से उतरा और नजदीक से देखने लगा। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। वो बिस्तर की दूसरी ओर खड़ा होकर अपनी आंखें सिकोड़ कर देख रहा था। जो ने कहा, थोड़ी हवा खा लो, और दबाव थोड़ा कम किया। फिर उसने अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर दी। अचानक छोटे आदमी ने अपने कान खड़े किए। उसने कहा, सुनो। जो बिल्कुल स्थिर बैठ गया। उसका हाथ थोड़ा ढीला पड़ा। कमरे में सिर्फ डफी के पैरों के बिस्तर पर छटपटाने की हल्की आवाज आ रही थी। एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया जिस पे उसका बस नहीं था। दरवाजे की दूसरी तरफ से वे एलिस के चलने और बर्तनों के हिलने की हल्की आवाज सुन सकते थे।
वो उसके लिए खाना ला रही है, छोटे आदमी ने कहा, जो मुस्कुराया। लेकिन इसकी भूख तो मरती जा रही है। क्यों मेरे होनहार बेटे? अपनी पकड़ को कसने की कोशिश में जो का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। फिर अपने होठों को एक दरिंदे की तरह सिकोड़ते हुए उसने अपनी बाहों का पूरा वजन डफी के गले पे झोंक दिया और उसे बेरहमी से बींचने लगा। छोटा आदमी बेचैनी से एक पैर से दूसरे पैर पर वजन बदल रहा था। कमरे में अब जो की भारी सांसों के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। मुकम्मल सन्नाटा था। फिर जो बिस्तर से उठा और अपनी मोटी उंगलियों को झटकने लगा। छोटा आदमी खिड़की की तरफ बढ़ा, पर तुरंत ही पीछे उछल पड़ा। जो खिड़की पर साए गहरे हो गए और तीन पुलिस वाले हाथों में बंदूक लिए फायर एस्केप से तेजी से ऊपर आए। वे किसी को संभलने का मौका दिए बिना बिजली की फुर्ती से कमरे के भीतर दाखिल हुए। जो वहीं खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला था और उसकी आंखों का सफेद हिस्सा दहशत से पीला पड़ गया था। उसने झटके से हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, गोली मत चलाना प्लीज। सार्जेंट आगे बढ़ा। उसकी छोटी आंखों में हैरानी थी। बड़ी शानदार पार्टी चल रही है, उसने कहा। छोटा आदमी खिलखिलाया। वो दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसके हाथ ऊपर थे। तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसने कांपते सफेद होठों से कहा। सार्जेंट बिस्तर पे गया और खड़ा होकर देखने लगा। बाकी दोनों पुलिस वाले बिल्कुल स्थिर खड़े थे। उनकी बंदूकें मौत की तरह खामोश और खतरनाक थी। सार्जेंट ने कहा, ओ गॉड। वो छोटे आदमी की तरफ बढ़ा और अपनी बंदूक के दस्ते से उसके चेहरे के बीचों बीच वार किया। छोटे आदमी का सिर दीवार से टकराया और उसके पैर फैल गए, जिससे वो फर्श पे लुढ़क गया। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया, पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसे देखकर लगा जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। जो के घुटने जवाब दे गए। ठीक है बॉस, वो लड़खड़ाती आवाज में बोला। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सार्जेंट ने अपने कंधे उचकाए। हाँ नीच चूहे, तेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं था, उसने कहा। मैं बहुत वक्त से तुम्हें दबोचने का इंतजार कर रहा था। खैर, अब तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल गया है। उसने सिर के इशारे से बाकी दोनों को आदेश दिया। इन बदमाशों को यहां से बाहर ले जाओ। तभी दरवाजा झटके से खुला और एलिस वहां आकर खड़ी हो गई। सार्जेंट उसके सामने आ गया और उसे पीछे धकेलते हुए रसोई की तरफ ले गया। वो पीछे हटने लगी। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। वो बोली, आप उसे यहां से नहीं ले जा सकते, वो बहुत बीमार है, प्लीज। सार्जेंट ने पूछा, वो जो बिस्तर पे है, डफी है? एलिस ने बेबसी में सिर हिलाया। उसे गोली लगी है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे यहीं रहने दीजिए। देखिए, मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ, वो तैयार है। क्या आप उसे वो पीने देंगे? सार्जेंट ने अपनी टोपी सिर के पीछे खिसकाई और अपने गाल फुलाए। एलिस का डरा हुआ चेहरा उसे असहज कर रहा था। सूप से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी बंदूक को अपनी पिछली जेब में ठूसते हुए कहा। फिर उसने आगे जोड़ा, अब उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ही वॉन्ट नीड इट नाउ। समाप्त।